हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। और गाइस, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं विज्ञान विषय के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण अति लघु प्रश्नों को। ठीक है, तो अति लघु प्रश्नों की सीरीज आज से मैंने शुरुआत कर दी है आपकी साइंस की, और जल्दी जल्दी इन सभी को खत्म करेंगे और उसके बाद किसी अगले सब्जेक्ट की सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है, और साथ साथ आपकी कॉन्सेप्ट वाइज क्लास भी हो रही है, तो आप उनको भी जरूर देखा कीजिए। उससे आपका बेस क्लियर होगा तो आप सभी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं, और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपको सबसे पहले ही यहाँ पर देखने को मिल गया है। क्या पूछा गया है? अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तोलक आपको यहाँ पूछ लिया गया है कितने प्रकार के होते हैं। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सरल मशीन की क्लास थी, उसमें क्लियर किया था कि उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। ठीक है, क्यों इनको अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है, उसकी क्या वजह है, वो सभी चीजें हमने उन पर बात कर ली है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है जरूर देखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आपसे पूछ लिया गया है विटामिन को कितने प्रकार में बांटा जा सकता है? तो दोस्तों, विटामिन को 6 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से विटामिन? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 6 प्रकार में इनको विभाजित किया गया है सभी विटामिन को। ठीक है, तो 6 प्रकार के विटामिन होते हैं। अगर आपसे पूछ ली जाती है इनके रासायनिक नाम, तो उसकी मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड की थी एक ट्रिक से आप इसको याद रख पाएंगे हर एक विटामिन के रासायनिक नाम बहुत ही आसानी से। ठीक है, अगर आपने इसको नहीं देखा है जरूर देखिए। आपको 5 मिनट में हर एक विटामिन का नाम ऐसे याद हो जाएगा कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो मात्र जंतुओं से प्राप्त होता है। तो वह कौन सा भोज्य पदार्थ होता है जो जंतुओं से प्राप्त होता है? बहुत आसान से आप इसका आंसर कर पाएंगे, दूध होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, शरीर वर्धक भोजन किसे कहा जाता है? तो कौन सा भोजन ऐसा होता है जो शरीर की वृद्धि में मदद करता है, इसीलिए इसको इस नाम से जाना जाता है? तो वह होता है प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन के नाम से जाना जाता है, या शरीर वर्धक भोजन कहलाता है। ठीक है, यही आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को प्रतिदिन अपने भोजन में कितने पानी की आवश्यकता होती है? तो मनुष्य को अपने भोजन में एक दिन में 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और पानी तो जितना पी लिया जाए उतना कम है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, और खासकर गर्मियों के मौसम में। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। पूछ लिया गया है कुपोषण किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाता है। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाता है कुपोषण किसे कहते हैं? तो अपर्याप्त भोजन, और अपर्याप्त भोजन का कारण बन जाता है कुपोषण का कारण। ठीक है, इससे उत्पन्न स्थिति को ही कुपोषण कहते हैं। जब किसी भी बालक को या मनुष्य को अपर्याप्त भोजन मिलेगा और अपर्याप्त पोषण मिलेगा तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। ऑलराइट, चलिए यहीं पर अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा आपसे पूछ लिया गया है। घेंगा नामक रोग किस पौष्टिक तत्व की कमी से होता है? ठीक है, बताइए घेंगा नामक रोग किस पौष्टिक तत्व की कमी से होता है? तो बिल्कुल आसान, आयोडीन की कमी से होता है घेंगा नामक रोग। ठीक है, ये गले में गांठ सी हो जाती है, आपके गले को अफेक्ट करता है ये घेंगा नामक रोग। इसमें गला बहुत ज्यादा फूल जाता है, एक गांठ के जैसा बन जाता है। तो आयोडीन की या तो कमी हो या फिर अगर वृद्धि भी हो जाती है, आयोडीन की जरूरत से ज्यादा आयोडीन आपको मिलता है, तो तब भी ये बीमारी देखने को मिलती है। वहीं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ आपसे पूछ लिया गया है भोजन के परिरक्षण की कौन कौन सी विधियां होती है? ठीक है, यानी अगर भोजन को आपको लंबे समय तक रखना है उसको बचा करके, तो कौन कौन सी विधियां हैं जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं एक भोजन को, उसको स्वच्छ, साफ और लंबे समय तक टिकाने के लिए? तो पहला है अंतराल से उबालना और ठंडा करना।
ठीक है, ये विधि हम अपना सकते हैं। या फिर सुखाना, उसको सुखा करके रख सकते हैं, या अचार तैयार करना उसका, तब भी लंबे समय तक चल सकता है। ठीक है, जैसे आम का अचार हमको लंबे समय तक चलाना है, वैसे तो नहीं चलेगा आम ज़्यादा दिनों तक, लेकिन अगर हम उसका अचार बना देते हैं तो बहुत लंबे समय तक चल जाता है। या फिर डिब्बा बंदी करके उसको हम लंबे समय तक चला सकते हैं, या ठंडा करके, ठीक है, यानी फ्रिज में रख के, या फिर रसायनों का प्रयोग करके, केमिकल्स का यूज करके भी हम ऐसा कर सकते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, कुछ प्रमुख संक्रामक रोगों के नाम बताइए। प्रमुख संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं जो कि संक्रमण के द्वारा फैलते हैं? जैसे हैजा, टीबी, खसरा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, पेचिस और सुजाक, पीलिया, प्लेग, चेचक, कुकर खांसी तथा टीटनस, ये सभी कैसे रोग होते हैं? ये सभी संक्रामक रोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे रोग होते हैं सभी? ये सभी होते हैं संक्रामक रोग। चलिए, वहीं आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया है, शारीरिक व्यतिक्रम किसके कारण होता है? तो दोस्तों बताइए, शारीरिक व्यतिक्रम किसके कारण होता है? वह होता है अगर दूषित भोजन, दूषित वातावरण तथा सूक्ष्म जीवों के प्रकोप से शारीरिक व्यतिक्रम या व्यतिक्रम होता है। ठीक है, अगर इन सभी का सेवन कर लिया जाता है, ठीक है, तो उससे इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। वहीं आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे वेरी शॉर्ट में पूछे जाते हैं, तो आप सभी बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग ऐसा रोग होता है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाता है। ठीक है, या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, कैसे ना कैसे वो लोगों तक फैलता है। ठीक है, यानी चेन फॉर्म में होता है, जिससे भी वो मिलता है वहाँ फैलता जाता है उसका संक्रमण और उन्हीं सभी लोगों को प्रभावित करता चला जाता है। ठीक है, तो ये इसकी फॉर्मेशन होती है। समझ गए आप संक्रामक रोग क्या होता है? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वृद्धि प्रजनन किसे कहते हैं? वृद्धि प्रजनन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? वृद्धि प्रजनन प्राय पौधों में पाया जाता है। जब पौधे के वृद्धि भाग जैसे कि जड़, तना और पत्ती के नए पौधे का जन्म होता है तो इसे वृद्धि प्रजनन कहते हैं। यानी आपने देखा होगा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ से एक नया पौधा निकल जाता है, जैसे आपने देखा होगा एलोवेरा। ठीक है, उसकी जड़ से एक नया पौधा निकल आता है तो वो उसकी जड़ों में वृद्धि प्रजनन होता है। वहीं अगर बात करें शकरकंद की, तो उसमें भी वृद्धि जनन होता है, उसकी जड़ों से ही दूसरा पौधा निकल आता है। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, किसी की पत्तियों से अलग पौधे का जन्म हो जाता है, किसी की टहनियों से, तो जहाँ से भी वो प्रजनन की क्रिया होती है उसी का वही वृद्धि प्रजनन भाग उस पौधे का वही हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा यहाँ गया है कि संचारी रोग किसे कहते हैं? इसके तो दोस्तों नाम से ही क्लियर है कि संचारी रोग ऐसा कुछ होता है कि जो एक से दूसरे की तरफ फैलता है, या तो छूने से, ठीक है, या पास बैठने से। तो ये कैसा है? वह सभी रोग जिसके तत्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं तथा ये रोग एक से दूसरे मनुष्य तक छुआछूत के कारण फैलते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं? संचारी रोग कहते हैं। यानी वो संचार करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो इन्हें ही क्या कहते हैं? संचारी रोग कहते हैं। ऑलराइट, चलिए, ज़्यादा जल्दी तो मैं नहीं कर रही हूँ ना, आप बता दिया करिए कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं? तो संक्रामक रोग 2 प्रकार के होते हैं, सांसर्गिक, ठीक है, सांसर्गिक और संचारी रोग। ये 2 प्रकार के होते हैं संक्रामक रोग। कर पाएंगे आप अगर आपसे आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वहीं इसी प्रकार आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया है, परमाणु का आवेश क्या होता है? बताइए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, परमाणु का आवेश कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, परमाणु का आवेश 0 होता है। और वहीं अगला क्वेश्चन आ जाता है कि परमाणु संख्या कितनी होती है? ये परमाणु का आवेश था और यहाँ पूछा गया है परमाणु संख्या। तो वह मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस में प्राय प्रोटॉन की संख्या को बतलाती है, यानी जितनी किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होगी उसी के बराबर उसकी प्रोटॉन संख्या, वो परमाणु संख्या भी होती है। ठीक है,
वह संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य भी होती है। इसे प्रोटॉन संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए तो प्रोटॉन संख्या कहा जाता है परमाणु संख्या को, क्योंकि इक्वल होती है प्रोटॉन संख्या और परमाणु संख्या। ठीक है, कर पाएंगे आप? अगर आपसे प्रोटॉन संख्या पूछ लिया जाता है तो भी आप बता पाएंगे, और परमाणु संख्या पूछ लिया जाए तो भी आप बता पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु भार किसे कहते हैं? इसे ज्ञात करने का सूत्र बताओ। आजकल इसे आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो परमाणु भार बराबर होता है तत्व के प्रत्येक परमाणु का औसत भार बटे, ये क्या है, C12 परमाणु का भार बटे 12। यह इसका परमाणु भार निकालना इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, परमाणु भार निकालने का सूत्र होता है ये। अगला क्वेश्चन है परमाणु द्रव्यमान संख्या। परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है? तो परमाणुओं के द्रव्यमान को बतलाने वाला एकक यह C12 परमाणु के 1/12 अर्थात 1.66033 गुणा 10⁻27 किलोग्राम के तुल्य होता है, यानी बराबर होता है। ठीक है, समझ आइए, ये संख्या आपको याद करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, तभी आप इसको याद रख पाएंगे। ठीक है, एग्जाम तक। आगे बात करते हैं। यही आपसे क्वेश्चन किया गया है, संयोजकता किसे कहते हैं? किसी तत्व के परमाणु में बाह्यतम कोश यानी बाह्यतम कक्षा जो होती है में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। ठीक है, यानी उसकी बाह्यतम परत में जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं किसी भी तत्व की। वहीं अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यौगिक किसे कहते हैं? देखते हैं कौन बता पाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, पूछा जाता है क्वेश्चन कि यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है, यौगिक किसे कहते हैं? तो 2 अथवा 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जब 2 अथवा 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर, ये आपको याद रखना है कि निश्चित अनुपात में होना चाहिए, और आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसे ही यौगिक कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। मिश्रण क्या है? तो मिश्रण क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण बनाते हैं। दोस्तों, अगर निश्चित अनुपात में मिल जाते हैं तो बन जाता है यौगिक, लेकिन वहीं अगर 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल जाते हैं अनिश्चित मात्रा में, ठीक है, अनिश्चित मात्रा में, तो वो क्या बन जाता है? मिश्रण बन जाता है। मिलना वही 2 या 2 से अधिक तत्व है। अगर निश्चित मात्रा में हो, निश्चित अनुपात में हो तो यौगिक, और अगर अनिश्चित में हो तो वह बन जाता है मिश्रण। ठीक है दोस्तों, जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? सिरका हो सकता है, पीतल हो सकता है, यह क्या होते हैं? तत्वों का मिश्रण होता है। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतीक किसे कहते हैं? किसी वस्तु के नाम को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना प्रतीक कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु के नाम को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? प्रतीक कहलाता है। जैसे प्रतीक को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? सिंबल। जैसे कि आपको हम बताना चाहते हैं कि अगर आपको लिखना है सब्सट्रैक्शन, ठीक है, तो उसका सिंबल आप इस तरीके से बना देते हैं, तो ये उसका क्या हुआ? ये उसका हो जाता है प्रतीक। तो आपने इतना लंबी चौड़ी स्पेलिंग लिखने के बजाय आपने उसको एक सिंबल में दर्शा दिया, उसको छोटा करके या उसका प्रतीक बना दिया, तो वही हो जाता है प्रतीक। ठीक है, वही आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, जो पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन है वो यहाँ पर आपको बताने हैं। तो निम्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जैसे तीव्र एवं मंद परिवर्तन, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, प्रत्यावर्तित या अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, और नियंत्रित तथा अनियंत्रित परिवर्तन, और कृत्रिम परिवर्तन। ठीक है, एक बार और आप इन सभी को देख लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए गाइस, आपने देख लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, मिट्टी पलट हल किस प्रकार का कुंड काटता है? ठीक है,
ये पूछा गया है जो मिट्टी पलट हल होता है, एक हल होता है जो कि मिट्टी को पलटता हुआ चलता है, वो किस प्रकार का कुंड काटता है, यानी किस प्रकार से मिट्टी को काटता है, तो यह काटता है आयताकार, ठीक है, आयताकार। और ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ईंधन को परिभाषित कीजिए। तो ईंधन ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती है किसी भी ईंधन की, या फिर आप बोल सकते हैं किसी भी तत्व की 3 अवस्थाएं हो सकती है। एक तो ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन, ठीक है। ईंधन की बात की गई है तो हम यहाँ पर ईंधन के ही प्रकार लिखेंगे, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। आपको कमेंट बॉक्स में काम करना होगा, आपको बताना होगा कि ठोस ईंधन के रूप में किसे प्रयोग करते हैं हम, और द्रव ईंधन के रूप में किसे, और गैस ईंधन के रूप में किसको प्रयोग करते हैं, ठीक है। ठोस ईंधन में क्या हो सकता है, लकड़ियां हो सकती है, कोयला हो सकता है। लेकिन वहीं अगर बात कर लेते हैं द्रव ईंधन की, तो इसमें लिक्विड चीजें जितनी कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये सभी आ जाते हैं द्रव ईंधन में। और गैसीय ईंधन में एलपीजी, एचपी, ये सभी गैसेज आ जाती है गैसीय ईंधन में, ठीक है। समझ आइए चीजें, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने हेतु कौन सा रासायनिक समीकरण प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आपसे यहाँ पर पूछा भी गया है, ठीक है। और रिपीट होने के चांसेस है क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन ये यहाँ पर बन जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है प्रकाश संश्लेषण का यानी फोटोसिंथेसिस का 6CO2 प्लस 12H2O। इससे मिलकर क्या बनता है, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, ठीक है। ये आपको याद करना होगा और आपके एग्जाम में बिल्कुल आने के इसके चांसेस है। आपको याद करना होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर और दिन में एक बार तो लिख करके देखिए, आपको याद हो जाएगा बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन है जांग की अस्थि का नाम बताइए। दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से और ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले एक बार यही एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ जो पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है जांग की अस्थि का नाम बताइए। तो जांग की अस्थि का नाम, हड्डी का नाम होता है फीमर, ठीक है। और यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी यही होती है। अगर आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी बताइए कौन सी है, तो वह हो जाएगी जांग की हड्डी जिसका नाम होता है फीमर। तो जांग की अस्थि का नाम क्या है, फीमर हो जाता है। और दोस्तों यहीं पर एक क्वेश्चन और क्लियर करते हुए चलिए, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो वह होती है स्टेपिस, ठीक है। स्टेपिस वह कहाँ स्थित होती है, कान में, ठीक है। वह कान की हड्डी होती है सबसे छोटी और जांग में होती है सबसे बड़ी जिसका नाम है फीमर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4Na+O2 समीकरण को पूरा कीजिए। इस समीकरण को पूरा करने की बात की गई है। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर में इनका कितना क्रेज है। तो इन सभी की क्लास हम आपके लिए लेकर के आएंगे, आपको बिल्कुल परेशान इनके लिए नहीं होना है। अभी जो जो चीज़ें आपके पास आ रही है उन सभी को आप समेटते हुए चलिए, उनको याद करते हुए चलिए। तो इसकी अगर हम पूरा फॉर्मूले को इसको रिप्रेजेंट करें तो क्या आएगा, 4Na+O2 क्या बन जाता है, 2Na2O, ठीक है, 2Na2O, बिल्कुल सही बात है। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ आपसे क्या पूछ लिया गया है वही देखेंगे। तो यहाँ आपसे पूछा गया है किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीके को लिखिए। तो कौन सा होता है निर्धारित तरीका, वह आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो वह है X0M, जहाँ M डिनोट करता है परमाणु द्रव्यमान को, ठीक है। M से क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान यानी मास को डिफाइन करता है। इससे हो जाता है परमाणु संख्या और X क्या हो जाता है, कोई भी तत्व हो जाता है। वहीं दोस्तों ये भी 2015 में आया हुआ आपका क्वेश्चन है। वहीं अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया समीकरण हमें बनाना है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH, ठीक है, NaOH। और वहीं
ये तो हो गई इसकी बात। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है HCl, तो इन दोनों को मिलाकर के बनता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और जल H2O। ठीक है, ये जल, तो ये इसका पूरा फॉर्मूला हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जमा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर बनता है सोडियम क्लोराइड और जल। ठीक है, ये आपको समझ आ गई ये चीजें। अगले क्वेश्चन की तरफ यही हम बढ़ रहे हैं और आपसे ये पूछा गया है 2016 में पूछा क्या गया है कि तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं। तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे माचिस की तीली का जलना तो तीव्र परिवर्तन हुआ, एकदम से अचानक से होता है। रसोई गैस का जलना, ठीक है, गुब्बारे का फूलना तथा फटना, ये सभी कैसे परिवर्तन होते हैं, तीव्र परिवर्तन होते हैं। ये सभी उसी के उदाहरण यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। आप जरूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ आप क्लास को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि दोस्तों आप ही हमारे लिए बहुत ही मोटिवेट करते हैं, आप हमें बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही करते रहिए। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूला कीजिए। ठीक है, और कमेंट के थ्रू आप अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपको कौन सी क्लास चाहिए, नहीं चाहिए, आपको किस चीज़ में आपको परेशानी हो रही है याद करने में, पढ़ने में, तो वो सभी चीज़ें आप हम तक पहुँचाया कीजिए ताकि हम उनका कोई ना कोई सोल्यूशन आपके सामने लेकर के आते रहे। ऑलराइट गाइस, तो चलिए यहीं पर अपनी बातों को मैं रोकती हूँ और आपसे फिर से मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।